हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाली सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन है ना, जो कि आपके पेपर 1 के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है। तो उसी ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसके अंदर आज जिन जिन टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम उनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे मधुबनी चित्रकारी के बारे में। भाई, मधुबनी चित्रकारी से परीक्षा में आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर साल ही ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये रिपीट होता है। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। भाई, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, उनके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा खेजड़ी पेड़ के बारे में। यानी खेजड़ी का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं और इससे किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे रहेगा वो होगा हाथियों के विषय में। भाई, हाथियों के विषय में भी हर साल आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन 4 जो टॉपिक हैं हमारे, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, भाई आपके जो कमेंट है, आपके जो लाइक है, वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जब वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, तभी आप कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो में क्या चेंजेस चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, या आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई है। तो उस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो भाई, आपके सामने आप जो ये इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से ही ली गई है। तो आपको जो है रियल वाली फीलिंग आए, आप इसको देख के आसानी से समझें और आपको सच में लगे कि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो रियल इमेज है वो ही यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। तो ये जो इमेजेस आपके सामने हैं ये सभी एनसीईआरटी की बुक की ही हैं, क्लास 4th की, है ना। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 4th की ईवीएस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 5th की ईवीएस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 5th की ईवीएस के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षा में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो भाई, ये जो सब आपको ये जो चित्रकारी यहाँ पे दिख रही है ना, ये मधुबनी पेंटिंग है ना। इस तरीके की जो चित्रकारी की जाती है इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं मधुबनी पेंटिंग क्या कहती है और कैसे इससे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये किस नाम से जाना जाता है? इसको मधुबनी के नाम से जाना जाता है। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। भाई, तो मधुबनी पेंटिंग का नाम मधुबनी क्यों पड़ा है? तो बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम के आधार पे इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। तो भाई, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई बिहार का जिला है मधुबनी, वहाँ के नाम पे इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। और दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि भाई जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ की है, किस राज्य की है? तो भाई, ये पेंटिंग कहाँ की है? ये बिहार की है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ की है, कहाँ पे फेमस है? तो ये बिहार की चित्रकारी है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। भाई, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए।
एक बार देखते हैं दोबारा से ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो चित्रकारी है, मधुबनी जो पेंटिंग है, ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो ठीक है, ये जो चित्र होते हैं घरों की दीवारों पे और आंगन में ये चित्रकारी की जाती है ना, जानवरों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र, पक्षियों के चित्र, है ना। तो ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। अब जो मधुबनी पेंटिंग है ना, इसके जो रंग होते हैं वो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, पूरी तरीके से प्राकृतिक होते हैं। तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, चावल के घोल में रंग मिलाकर जो ये मधुबनी पेंटिंग है, इसका जो पेस्ट है या जो घोल है वो बनाया जाता है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये पूरी तरीके से, इसमें कलर्स जो होते हैं वो पूरे नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। भाई चावल का घोल बनाया जाता है, चावलों को पीस के, और उसमें खास तरीके के रंग मिलाए जाते हैं, है ना। तो ये जो रंग हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो भाई ये नील से, हल्दी, जैसे हमारे किचन में घरों में यूज़ होती है हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना। तो अब इस पेंटिंग के अंदर किस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, तो देखिए चित्रों में इंसान के चित्र हो सकते हैं, जानवर के हो सकते हैं, पेड़, फूल, पंछी के चित्र हो सकते हैं, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं के साथ में चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये खासियत है मधुबनी पेंटिंग की। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मधुबनी पेंटिंग का, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर्स देख लीजिए, है ना। इसमें आपको जानवरों के चित्र दिख रहे हैं, आदमी के चित्र दिख रहे हैं, है ना। ये फूल पत्तियों के चित्र दिख रहे हैं, पक्षियों के चित्र दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। मधुबनी पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग या चित्रकारी क्यों पड़ा, तो भाई बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पे और आंगन में इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं इसको एक बार। तो ये जो चित्र होते हैं, मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावलों के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। ये रंग खास तरह के होते हैं भाई, जिन्हें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि से बनाया जाता है। इन चित्रों की खासियत क्या होती है कि भाई इनमें इंसानों के चित्र, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों के, जीव जंतुओं के चित्र साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आई होप ये जो टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग ये आपका क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक यहाँ पे लिया गया है ये NCERT की बुक से आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो इनके बारे में है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है ना। ये वज़न उठाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। भाई कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं हर पॉइंट से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से जो प्रश्न मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है वो स्टेटमेंट वाला होता है ना। इनके बारे में जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें से आपको 3 स्टेटमेंट करेक्ट दे देगा और 1 स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दे देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो गलत स्टेटमेंट है या जो गलत बात है उसकी पहचान कीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट पॉइंट्स हैं वो सभी आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो ये कौन है, ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब इन्होंने कितने साल की उम्र से वज़न उठाने का अभ्यास किया था, तो 12 साल की उम्र से। भाई आपको याद रखना है कि 12 साल की उम्र से ये अभ्यास करने लगी थी वज़न को उठाने का। अब वो एक बार में कितने किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं, तो भाई 130 किलोग्राम तक वो वज़न उठा लेती हैं। उन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते, 29 मेडल। उनकी कितनी बहनें हैं, तो भैया उनकी 4 बहनें हैं और वो भी क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग का अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी
जो टॉपिक है वो है हमारा खेजड़ी। इस टॉपिक से आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, मतलब आज के जो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हर टॉपिक आपके लिए आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ध्यान से देखते रहेंगे हमारे साथ, एक एक पॉइंट को, एक एक जो यहाँ पे एक एक लाइन लिखी हुई है, हर लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अगला जो हमारा है टॉपिक वो है खेजड़ी। अब देखिए, खेजड़ी जो पेड़ है ये रेगिस्तानी पेड़ है। ये कहाँ होता है? रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। भाई वैसे भी आपको पता है कि रेगिस्तान में पानी कम ही होता है ना। तो वहाँ पे जिस वनस्पति को, जिन पेड़ पौधों झाड़ियों को पानी की ज़रूरत कम होती है, वो ही पेड़ पौधे वहाँ पे उग सकते हैं, क्योंकि वो ही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। इस पेड़ की छाल किस काम आती है? तो दवा बनाने के काम आती है, क्योंकि रेगिस्तान में तो वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं। तो अब ये जो पेड़ है वह इसकी अपनी एक अहमियत है रेगिस्तानी इलाके में, है ना। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इनकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाका है उस इलाके में जो खेजड़ी का पेड़ है भाई, इसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी जो छाल है वो दवा बनाने के काम आती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं वो खाते हैं, है ना। तो ये जो मुख्य विशेषताएं हैं ये है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जो कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। तो उम्मीद करूँगी ये जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं हाथियों के बारे में। हाथियों के बारे में भी आपसे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी 4th क्लास की, वहाँ पे हाथी के बारे में बताया गया है। तो उस जो छोटा हाथी है उसे नंदू का नाम वहाँ पे दिया गया है ना। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको सेम ये जो आपके सामने है ये सेम आपको वहाँ बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। देखते हैं आगे। भाई तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। अभी हाथियों को तो वैसे भी हम जानते हैं कि हाथी झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, जो हाथियों का झुंड होता है ना उसमें हथिनियाँ रहती हैं, यानी फीमेल हाथी रहती हैं और उनके बच्चे होते हैं। उस झुंड में कभी भी नर हाथी नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि झुंड में, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कभी भी नर हाथी नहीं रहता है, उसमें हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथिनी वहाँ पे होती है, फीमेल हाथी होती है, वही क्या होती है? झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं और कितनी हथिनियाँ होती हैं एक झुंड में? तो 10 से 12 हो सकते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, यानी कि जो मेल हाथी होता है, जो मेल हाथी होता है वो 14 से 15 साल ही झुंड में रहता है और फिर उसके बाद वो झुंड को छोड़ के चला जाता है ना। तो इस तरीके से जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है हाथियों का, उसमें हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और जो मेल हाथी होते हैं वो 14-15 साल के बाद ग्रुप को छोड़ देते हैं और अलग चले जाते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपने झुंड को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे नंदू के बारे में बताया है जो कि एक छोटा हाथी है, झुंड में रहता है, तो उसी के बारे में बताया है क्योंकि वो एक मेल हाथी है। तो वो 14-15 साल के बाद क्या करेगा? अपने झुंड को छोड़ देगा और अलग चला जाएगा। आगे देखते हैं, हाथी के बारे में ही यहाँ पे कुछ बातें और हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो तक से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। भाई एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम तक झाड़ी और पत्तियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी आराम बहुत कम करता है ना। वो बहुत कम सोते हैं, बहुत कम आराम करते हैं, है ना। और एक दिन में 100 किलो से भी अधिक जो पत्ते और झाड़ियाँ होते हैं वो खा लेते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखो कितना कम सोता है
है ना। कितने घंटे सोता है? सिर्फ 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की ही तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने दोनों कॉलम को देखा तो उनमें हाथियों के बारे में हमें जानकारी दी थी, और एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो एक एक जो पॉइंट है, एक एक लाइन है, उसे बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे। हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और इसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे आने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए। और थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस अगले जो हमारे टॉपिक होंगे, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।